नमस्कार विद्यार्थियों, आज का ये जो मेरा वीडियो है यह आपके फर्स्ट पेपर से संबंधित है। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इस पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है उसके संबंध में मैंने कुछ पीडीएफ्स आपके साथ शेयर किए हैं। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ यह जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी चर्चा करने के लिए है। और आज हम जो सबसे पहला परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में प्रयोग में लाया गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अर्थात संरचनात्मक प्रकारवाद, उसकी चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस के सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकारवाद। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकारवाद क्या है और फिर अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य के संबंध में क्या योगदान दिया है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम इस परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे कि यह क्या है और इसकी मौलिक प्रस्तावनाएं क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ द ओल्डेस्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, यानी ये समाजशास्त्र का सबसे प्राचीनतम सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। Pioneers from Combe, Spencer and Durkheim to Davis, Moore, Parsons and Merton analyzed social reality from this perspective। इसका मतलब ये है कि जो समाजशास्त्र के प्रणेता रहे कोम्ब, स्पेंसर, दुर्खीम, उनसे लेकर डेविस, मूरे, पार्सन्स और मर्टन तक सभी ने सामाजिक यथार्थ का, समाज का विश्लेषण इसी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर किया था। This perspective is based on organismic analogy and views society as a system of functionally interrelated parts। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सपेक्टिव जो है वह मूलतः जीव सादृश्य पर आधारित है। जीव सादृश्य का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक शरीर की एक संरचना होती है, किसी भी प्राणी के शरीर की एक संरचना होती है, उसमें अलग अलग भाग होते हैं और हर भाग का एक निश्चित कार्य होता है और वह कार्य करते हुए वह शरीर की संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, समाज के भी अलग अलग भाग होते हैं और हर भाग का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है और वह कार्य करते हुए वह समाज को बनाए रखने में योगदान देता है। तो इस प्रकार प्राणी के समान ही समाज भी अलग अलग परस्पर संबंधित भागों की एक व्यवस्था है। तो समाज एक सिस्टम है, समाज एक व्यवस्था है। मूलतः यह मूल प्रस्तावना इस सिद्धांत की है। अब हम इस सिद्धांत की जो मौलिक प्रस्तावनाएं हैं उनको समझेंगे और जब हम वह प्रस्तावनाओं को एक साथ देखेंगे और समझेंगे तब हम जानेंगे कि यह पर्सपेक्टिव वास्तव में क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है, संरचनात्मक प्रकारवाद कहता है, वह यह है कि समाज एक व्यवस्था है। सोसाइटी इज़ अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वह होता है जिसके अनेक भाग होते हैं और ये भाग एक दूसरे से परस्पर संबंधित ढंग से इंटर रिलेटेड तरीके से काम करते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने कॉलेज को एक सिस्टम माने तो कॉलेज के भी अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं और जैसे प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल है,
टीचर्स हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका अपना अपना एक काम है, सबका अपना अपना एक प्रकार्य है, एक रोल है, और ये सब अपना अपना काम करते हुए महाविद्यालय को बनाए रखते हैं। तो सब एक दूसरे के साथ, सबका काम विशिष्ट है लेकिन सभी का कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अपना कार्य करते हुए महाविद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं और वे पार्ट्स एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं, फंक्शनली इंटर रिलेटेड होते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। तो जो पहली प्रस्तावना संरचनात्मक प्रकार्यवाद की है वह यह है कि समाज एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। दूसरा, there are certain functional prerequisites that need to be met if the system has to survive. अगर उस समाज एक व्यवस्था तो है, अब इस व्यवस्था को अगर सर्वाइव करना है, अगर उसे बने रहना है, तो उसके लिए कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा किया जाना ज़रूरी है, तभी वह बना रह सकता है। तो दूसरी प्रस्तावना है संरचनात्मक प्रकार्यवाद की कि समाज एक सिस्टम है और इस सिस्टम की कुछ बेसिक नीड्स हैं, कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं जिनका पूरा किया जाना ज़रूरी है अगर व्यवस्था को बनाए रखना है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम fulfill some or the other needs of the system and therefore every part of the system has some function in the system. इसका मतलब ये है कि जैसा हमने कहा कि उसकी कुछ पूर्व अपेक्षाएं हैं, कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं, तो जो सिस्टम के अलग अलग भाग हैं वह इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हर भाग जो सिस्टम के अंदर है वह सिस्टम की किसी न किसी नीड को, किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करता है और इसलिए हर सिस्टम के हर भाग का कोई न कोई प्रकार्य, कोई न कोई कार्य, कोई न कोई भूमिका अवश्य होती है। The various parts of the system are functionally interrelated such that change in one impacts the other and vice versa. इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो सिस्टम के अलग अलग भाग हैं वो एक दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं, इस प्रकार कि अगर एक में कोई बदलाव होता है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। क्योंकि वो एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए एक यूनिट में अगर या एक इकाई में अगर कोई चेंज होता है तो उसका असर दूसरी यूनिट्स पर पड़ता है। अगली बात, द वेरियस यूनिट्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। जो अलग अलग भाग हैं उनका समाज में एक निश्चित स्थान होता है और सब अपने अपने निश्चित स्थान पर अरेंज्ड रहते हैं और उस प्रकार समाज की एक संरचना का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर के जो अलग अलग भाग हैं उनका अपना एक निश्चित स्थान है, उनका शरीर में स्थान निश्चित है और उनके अलग अलग जगहों पर स्थित होने के द्वारा ही हमारे शरीर की जो संरचना है, जो उसका ढांचा है, उसका निर्माण होता है। There is a certain consensus, cooperation and harmony among the various parts of the structure, यानी जो हमारे समाज के अलग अलग भाग हैं उनमें कुछ सीमा तक कंसेंसस मतलब एकमतता, यानी कुछ वैल्यूज़ को लेकर, कुछ नॉर्म्स को लेकर एक मतता होती है। उनमें आपस में कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है, हार्मनी होती है, सौहार्द होता है। तो सारे जो अलग अलग भाग हैं सोसाइटी के उनमें सहयोग, सौहार्द और एकमतता होती है, तभी वो मिलजुल कर काम कर सकते हैं। अगर उनके बीच सहयोग नहीं होगा, अगर उनके बीच सौहार्द नहीं होगा, अगर उनके बीच कुछ मूल उद्देश्यों को लेकर एकमतता नहीं होगी तो फिर सिस्टम बना नहीं रह सकता। तो इसलिए सिस्टम के बने रहने के लिए एक बेसिक प्री रिक्विजिट ये भी है कि
एक कंसेंसस हो, एक प्रकार का एक मध्य हो, हार्मनी हो, सौहार्द हो, परस्पर सहयोग हो। ईच पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सिस्टम का हर भाग जो है वह अपना अपना काम करके, अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करके संरचना के बने रहने में अपना योगदान देता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिटी ऑफ द सिस्टम। इसी को हम व्यवस्था की प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। अर्थात सभी अपना अपना विशिष्ट काम करते हैं, लेकिन अपना विशिष्ट काम करते हुए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और इस प्रकार व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। Since society is a system, it tends to maintain equilibrium, and any conflict, disturbance or imbalance is managed through adjustments and equilibrium is restored. कोई भी जो सिस्टम होता है, सिस्टम की एक विशेषता ये है कि वह संतुलन की तरफ बढ़ता है, एक बैलेंस की तरफ बढ़ता है। तो कई बार चूंकि अलग अलग यूनिट्स हैं समाज में, उनमें कई बार कुछ टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करता है, इन संघर्षों को, इन किसी भी प्रकार के असंतुलन को वो मैनेज करता है और फिर से उसे इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाता है। तो कई बार इकाइयाँ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ समायोजन करती हैं और फिर इस प्रकार अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, अगर किसी तरह का संघर्ष या असंतुलन की स्थिति समाज में उत्पन्न होती है, तो उसको एडजस्टमेंट के ज़रिए से पुनः संतुलन की ओर ले जाया जाता है। दिस पर्सपेक्टिव व्यू सोसाइटी इज गिवन। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो परिप्रेक्ष्य है, वो ये मानता है कि जिस प्रकार प्रकृति दी हुई है, हमारे सामने है, उसी तरह सोसाइटी भी एक दी हुई एंटिटी है, एक दी हुई घटना है। मतलब सोसाइटी विद्यमान है, वो एक रियलिटी है, वो एक वास्तविकता है और उसके अलग अलग भाग हैं और वे भाग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए उस वास्तविकता को बनाए रखते हैं। इसके बाद जो अगली प्रस्तावना है वो यह है कि दिस पर्सपेक्टिव कंसिडर्स कंसेंसस, हार्मनी एंड कोऑपरेशन एज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। तो इनका यह मानना है कि समाज का जो आधार है वह क्या है, वह है कंसेंसस, एकमतता, हार्मनी, सौहार्द एंड कोऑपरेशन यानी सहयोग। तो समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बीच अधिकांशतः यही होता है, एकमतता होती है, सौहार्द होता है, सहयोग होता है। यदा कदा कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनको फिर मैनेज कर लिया जाता है और पुनः संतुलन की तरफ बढ़ते हैं। तो समाज का आधार जो है वह सहयोग है, कोऑपरेशन है, सौहार्द है और एकमतता है। अब सवाल ये है कि समाज अगर दिया हुआ है, उसकी एक संरचना है और उसके अलग अलग भाग हैं जिनके फंक्शंस, जिनके निश्चित कार्य हैं, तो फिर समाज बदलते कैसे हैं, सोशल चेंज कैसे होता है। तो यह जो पर्सपेक्टिव है वो यह मानता है कि समय समय पर बाहरी या आंतरिक कारणों से सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं, सिस्टम में इम्बैलेंसेस, असंतुलन होते हैं। कई बार आंतरिक वजहों से हो सकते हैं, कई बार बाहरी प्रभावों से हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इम्बैलेंसेस होते हैं। और जब ऐसा होता है तो सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो उस बाहरी या अंदरूनी परिवर्तन के कारक या संघर्ष के कारक के साथ एडजस्ट करता है या अडेप्ट करता है, या तो वो उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है या उसके अनुरूप अपने आप में कुछ परिवर्तन करता है। और इस प्रकार जब वह ये चेंज करता है, जब वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, तो समाज में बदलाव होते हैं, तब समाज में परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह यह एक तरफ बताता है कि सिस्टम बना कैसे रहता है और दूसरी तरफ यह भी समझाता है कि सिस्टम बदलता कैसे है।
तो मोटे तौर पर ये कुछ प्रस्तावनाएं हैं, ये मौलिक मान्यताएं हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, कि हमारी जो सोसाइटी है वह एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अलग अलग भाग एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अपना विशिष्ट कार्य करते हुए समाज को बनाए रखने में या व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद के मौलिक जो प्रस्तावनाएं हैं उसके बारे में आज हमने जाना। अब अगले वीडियोज़ में मैं आपको अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में के संदर्भ में अपना क्या विशिष्ट योगदान दिया है उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।